50-60 हज़ार सैलरी लेनी है, हाँ तब तो भाई गलत कर रहे हो ना। क्या हाँ क्या था, हाँ भाई वो भी बताएंगे एकदम। चलो ये भी बताएंगे, टेंशन मत लो। तो भाई ये हम लोग कर रहे थे, और एक चीज लास्ट में हम लोग एक बात डिस्कस किए थे कि भाई अब समझ लो पहले होता ये पैरेलल है क्या, एक कंसेप्ट। पहले तो इसमें एक वर्ड सुन रहे होगे, थ्रेड। थ्रेड मतलब होते हैं धागे। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। यहाँ थ्रेड का क्या, लेकिन प्रोग्राम में क्या मतलब, सबसे पहले सोचो, जब तुम हम इक्लिप्स ऐसे रन नहीं कर देते तो रन करते हैं तो सबसे पहले चलता है क्या, जावा का प्रोग्राम। क्या चलता है, जेवीएम चलता है, या ये समझो जेवीएम को चलाना है क्या, सबसे पहले कौन बनता है, जेवीएम। सबसे पहले जावा वर्चुअल मशीन बनेगी और उसके ऊपर जावा का एक प्रोग्राम चलेगा जिसके अंदर एक थ्रेड चलती है। तुम जो चलाते हो नॉर्मली, वहाँ क्या होता है, जावा का प्रोग्राम चलेगा और जावा के प्रोग्राम में कितने थ्रेड चलेंगी, एक। आज तक जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी चीज तुम बना के चलाते रहे अपना कोड, सब सिंगल थ्रेड था। अब मान लो हम तुमसे कहें कि ये लो 500 टेस्ट केस हैं, इनको चला के हमें रिपोर्ट बताओ, ठीक है, तुम कहे ठीक है। अब 500 टेस्ट केस तुम चलाने, और तो मान लो तुमसे ये कह दिए 500 टेस्ट केस हैं, 500 पहले क्रोम पे चलाओ, फिर 500 फायरफॉक्स पे चलाओ, और फिर 500 एज पे चलाओ। एक टेस्ट केस में मान लो 2 मिनट लग रहा है, तब भी कितना टाइम लगेगा, 500 दूनी 1000, 1000 मिनट लगेगा किसमें, क्रोम में, 1000 मिनट लगेगा फायरफॉक्स में, 2000, 1000 लगेगा किसमें, एज में, 3000 मिनट। 3000 मिनट मतलब घंटे में तोड़ोगे तो 50 घंटा। एक दिन में 24 घंटा तुम अपनी स्क्रिप्ट चलाओगे तो 48 घंटा बाद ही उससे कहोगे कि लो भैया रिजल्ट आया है, और तुम उसको रिजल्ट दोगे, पूरा कब फाइनल करके दोगे, 50 घंटे बाद। क्यों, क्योंकि तुम्हारी एक थ्रेड चल रही है। वही है, तुमसे हम कहें किसी से, अभी हमें काम कराना है, मिट्टी हटवानी है, मेरे पास है 10 ट्रैक्टर मिट्टी इस समय हटवानी है। अब एक आदमी आएगा तो क्या करेगा, 4 दिन लगाएगा। 3 आदमी रख देंगे, 4 आदमी रख देंगे तो क्या होगा, 1 दिन में कर देगा ना, 1.5 दिन में कर देगा ना। 4 आदमी रख देंगे तो मेरा 4 दिन तो तब नहीं लगेगा ना। क्या, तो अब जब एक आदमी से काम करवा रहे तो कहेंगे सिंगल थ्रेड था, और जब 4 आदमियों से साथ में काम कराने लगे तो वही क्या कहा जाएगा, मल्टी थ्रेड। एक जगह वो फरसा लेके काम कर रहा है, बगल में ही वो। सिंगल थ्रेड मतलब क्या होता है, पहले ये काम करके खाली होगा तब वो करेगा, तब तो समय लगेगा ना। लेकिन चारों लगे काम करने, खोदने, तब खोदने या उठाने मिट्टी, तब 4 जल्दी नहीं हो जाएगा। ये यूज है मल्टी थ्रेडिंग का। अगर अपने तुम चाहो तो अपने प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड पे भी उसे चला सकते हो, तो आपका काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब उसके लिए अगर हमको वही ना 500 टेस्ट केस हैं, क्रोम पे भी चलाने हैं, फायरफॉक्स पे भी चलाने हैं, और किस पे चलाने हैं, एज पे भी चलाने हैं, तो हम ऐसा करेंगे, 3 क्या बना देंगे, टेस्ट टैग। एक टेस्ट टैग ये है, दूसरा, और इसमें ये भी लिख देते हैं, टेस्ट टैग का नेम अकाउंट नहीं लिखते हैं, लिखते हैं एग्जीक्यूशन अंडरस्कोर क्या, क्रोम। इस टेस्ट टैग का नाम ये रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो अंडरस्कोर एज। ऐसे ही मान लो एक और बना लेंगे, उसका नाम क्या रख लेंगे, क्या, फायरफॉक्स। अब कल पैरामीटर भेजना बताया था ना, जो नहीं आए थे देख लेना भाई, आज डिस्कस कर लेना मेरी क्लास के बाद, और वहां से फायरफॉक्स। अब 3 टेस्ट टैग है ना, एक तो है हम चलाएं सिंगल थ्रेड में चलेगा, तो इसके अंदर मान लो टोटल 500 क्लासेस का, 500 इतनी क्लासेस का नाम मेंशन है कि टोटल कितने टेस्ट केस है, 500। तो पहले ये चलेगा 500, फिर ये 500 चलेगा। इस बार पैरामीटर में क्या जाएगा, एज, तो 500 किस पे चलेगा, एज पे, फिर 500 चलेगा किस पे, फायरफॉक्स पे। लेकिन अगर हम चाहें
यही कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ यहाँ लिखना है पैरेलल इक्वल्स टू टेस्ट और थ्रेड काउंट इक्वल्स टू 3। बस अब चला दो। अब एक थ्रेड नहीं चलेगी, 3 थ्रेड चलेगी। एक थ्रेड में ये लोग रन होंगे, एक थ्रेड में ये लोग रन होंगे और एक थ्रेड में ये लोग रन होंगे और तीनों पैरेलल, मतलब वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है। ऐसे नहीं तीनों मजदूर साथ में काम कर रहे हैं, वैसे ये तीनों मजदूर समझ लो साथ में क्या है, स्क्रिप्ट चला रहे हैं। तो अब 3000 घंटा नहीं लगेगा। 1000 मिनट लग रहा था ना, नहीं 1000 लगा, थोड़ा भैया 3 लोग हो गए तो 1200 लग रहा है। तब भी तो मेरा 1800 मिनट क्या हुआ, बचा ना। 1200 मिनट लगा तो कितना हो गया घंटे में, 20 घंटे। 20 घंटे में हमको रिजल्ट, हाँ 20 घंटे हो गया ना, हाँ 20 घंटे में हमें रिजल्ट मिल गया। कहाँ 50 घंटा लग रहा था। हुआ कि नहीं? ये है इस कंसेप्ट का, इसीलिए पूछते हैं भाई इनसे। देखो कल पूछा था कि पैरेलल टेस्टिंग क्या है, पूछेंगे। मल्टीपल ब्राउजर पे एक साथ कैसे रन करोगे, ये पूछेंगे। एक देखो ऐसा नहीं होगा एक एक करके, तीनों अपना चलेंगे। ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी, इस पे भी चल रहा है, इस पे भी चल रहा है, उस पे भी चल रहा है। आई बात समझ में? तो बोलना पैरेलल इक्वल्स टू टेस्ट दे देंगे और थ्रेड काउंट इक्वल्स टू 3 दे देंगे तो 3, 5 दे देंगे तो 5। लेकिन टेस्ट टैग ही 3 है तो 5 तो कहाँ से चलेंगे? टेस्ट टैग कितने हैं? 3 ही है ना। 5 दे दोगे तब भी वो चलाएगा कितना? 3 ही ना, है ना। वही ये फरसा 3 ही है। अब 8 आदमी भी रख दोगे तो क्या होगा? तो काम तो 3 लोग करेंगे ना। तो वैसे ही सेम यहाँ समझो। क्लियर? और एक चीज, अगर 2 दे दिया तो 2 चलेंगे एक साथ, एक अभी वेटिंग में रहेगा। जैसे ही 2 में से कोई एक खत्म होगा जो वेटिंग में है, फिर वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। एट ए टाइम हमेशा कितने चलेंगे? 2। और 3 लिखे तो 3, 5 लिखे तो 5। अच्छा ये भी लिख सकते हो पैरेलल क्या क्लासेस। जब पैरेलल टेस्ट लिखे थे, ध्यान देना, तो एक टेस्ट टैग, दूसरा और तीसरा। अब पैरेलल क्लासेस कर दिए। अब तुम ही देख रहे हो मल्टीपल टेस्ट टैग हैं, हर टेस्ट टैग के अंदर मल्टीपल क्या है? क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर क्लास है, तो बहुत ढेर सारी क्लासेस है ना। तो अब उन बहुत ढेर सारी में से एक समय पे 3 चलाएगा, 3 चलाएगा। जैसे ही एक बंद होगा, भाई 3 एट ए टाइम पे चल रहे हो, जैसे ही एक खत्म होगा वैसे ही एक और चलने लगे। हमेशा 3 तो चलते हुए दिखाई देंगे। और क्लासेस तो इसके अंदर टोटल कितनी होंगी? बहुत होंगी ना। मान लो क्लासेस के अंदर बहुत है, 40 तो है, 50 तो है, तो उन 50 में से 3 ठो उठाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें कितने 5, तो उन 50 में से 5 उठाएगा, 5 चलाएगा। जैसे 5 में से सब एक टाइम पे थोड़ी खत्म होगी भैया, कोई जल्दी खत्म होगा कोई बाद में। जैसे एक खत्म होगा तब से 4 होंगे, तब से एक और वेटिंग में लगा होगा, फिर 5वां भी चलने लगेगा। फिर जब से वो खत्म हुआ तब से एक और, मतलब हमेशा 5 चलते हुए दिखाई देंगे। ऑर्डर इनका यही होगा, अगर पैरेलल क्लासेस दे रहे हो तो कुछ भी क्लास उठाएगा, फिर वो रन करेगा। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन मल्टी थ्रेडिंग का ये याद रखना, पैरेलल इक्वल्स टू बोल देना, टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लासेस भी दे सकते हैं, और क्या दिखे थे हम लोग, मेथड्स भी दे सकते हैं, और थ्रेड काउंट दे सकते हैं। बस इतना ही देना है, अपने आप ही जादू आ गया। और अगर यही टेस्ट एनजी नहीं होता तब भी हम लोग करते थे, तब उसके लिए खटकरन करना पड़ता है। तब मल्टी थ्रेडिंग ऐसा नहीं कि टेस्ट एनजी के बाप का है। मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। उसके लिए क्या करना होता है मालूम? अगर कभी मल्टी थ्रेडिंग में कुछ करना है तो एक क्लास है, एक क्लास है जिसका नाम है थ्रेड्स। क्या नाम है? थ्रेड्स। और एक इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल। तो या तो रनेबल इंटरफेस का यूज करो, या तो थ्रेड्स क्लास, थ्रेड क्लास का यूज करो। या तो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो। और फिर उसमें भी नियम आ जाएगा कि 2 मेथड रहेंगे, एक स्टार्ट, एक रन, ये मेथड बनाओ, और फिर उसमें 3-5 वाला कुछ कोड करो, तब मल्टी थ्रेडिंग चलेगी।
लेकिन टेस्टन जी कहता है ये सब ड्रामा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस यहाँ लिख दो, हम कर दे संभाल लेंगे। क्लियर है ये? अगर ये टेस्टन जी नहीं रहता हो तो जुगाड़ करना पड़ता हमें, फिर इसीलिए तो टेस्टन जी यूज कर रहे हैं। सब चीजें इसमें क्या है, बनाई है। क्लियर हो गया अब इतना ये भी? तो भैया ये क्वेश्चंस हमने दिया है ना, इसके आंसर्स भी लिखो यार राहुल, और सब लोग लिखो यार, थोड़ा बहुत उसमें ट्राई करो भाई, वीडियो देख के लिखो यार। लिखने का ही नतीजा है कि देख रहे हो पहली बार में इंटरव्यू देने में हो रहा है, नहीं लिखे होते तो नहीं हो पाता, अचानक शब्द ही मुंह से गायब हो जाते हैं। लिखने की वजह से क्या हुआ, अंदर सारे शब्द क्या हो गए, चले गए ना। अब जरूरत पड़ने पे वो निकल जाएंगे। बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा था, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल अच्छी भी नहीं बोल रहा, लेकिन चलता है। ठीक है, अब हम लोग आ गए कहाँ, तो अब हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। अब क्या बचा है, क्या डिस्कस किए थे और क्या है, एक लिसनर्स और एक डेटा प्रोवाइडर, और सिंगलटन तो अलग चीज हो गई, जेनकिंस नहीं, टेस्टन जी की बोलो। हाँ लिसनर तो हैं, और डेटा प्रोवाइडर एक चीज है ना। डेटा प्रोवाइडर ये बताओ, कोड तो इसमें है ना, एक्सेल से कहाँ पे है? वैसे नहीं, हम लोग जो शेड्यूल हम भेजे थे उसमें क्या बोले थे, क्या अच्छा टेस्टन जी असर्शंस भी एक चीज़ बची है यार, हाँ बड़ी ज़रूरी है। पहले तो ये देखो, तुम अपनी स्क्रिप्ट चलाते थे भाई, अब सब लोग एक दो टेस्ट, ई रेल तो ऑटोमेट करो यार, बोला है ना इंटरव्यू में दे रहे हैं, ई रेल तो ऑटोमेट करो ऐसे इसी के बेसिस पे, जैसे इसी स्टाइल में। ठीक है, और ये तो अब समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अच्छा कल एक चीज़ और कर दी थी ना, बेस टेस्ट बना दिया था, और बेस टेस्ट को हमने क्या किया था, हर टेस्ट क्लास के अंदर क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था, जिससे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड हर जगह में बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक, चलो, और ये आई थिंक चल भी रहा था। और कल पैरामीटर्स का कंसेप्ट भी बताया था, तो अगर जो मिस किए हैं आपस में अभी बैठ के एक बार वो कंसेप्ट आपस में क्या कर लेंगे, थोड़ा सा उसको करके डिस्कस कर लेना, देख लेना करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पैरामीटर्स भी, और ये जो बेस टेस्ट वाला कंसेप्ट है ये भी। अच्छा अब ये देखो यार, अच्छा कोई चीज़ चलती है तो क्या होता है, मान लो ये टेस्ट केस है, चलेगा तो क्या होगा, दो ही बातें होंगी। देखो हाँ चलो ये लिखते हैं यहाँ पे, या तो पास होगा, या तो फेल होगा, या तो स्किप भी होता है। बताया है ना, डिपेंड्स ऑन में किसी का नाम दे दो, वो नहीं चल पाए पूरे अच्छे से, तो ये क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। याद है कि नहीं ये बात? तो पास हो सकता है, फेल हो सकता है, स्किप हो सकता है। पास होने का क्या मतलब है, जब देखो नो एक्सेप्शन प्लस एक चीज और, नो एरर। अभी तो एरर नहीं देखे हो तुम, एक्सेप्शन ही तो देखे हो, एरर छूटा है। अगर नो एक्सेप्शन है प्लस नो एरर है, तब स्क्रिप्ट क्या होगी, पास होगी। अगर फेल कब होगी, आइदर एक्सेप्शन आ जाए और एरर आ जाए, दोनों केस में स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। स्किप कब होगी, व्हेन इट्स डिपेंड्स ऑन मेथड्स विल बी फेल्ड। जब डिपेंड्स ऑन वाले मेथड क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तभी ये टेस्ट केस क्या हो जाएगा। तीन ही संभावनाएं हैं, समझ में आती है? तब आते हैं इधर, देखते हैं। अब यहां देखते हैं, यहां सब कुछ क्या हो रहा है, टेस्ट डेटा प्रैक्टिस डॉट टेस्ट केस, गेट टेस्ट केस डेटा कर रहे हो, एक्सेल से डेटा उठा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो भाई,
पेज वाइज, जो भी पेज वाइज क्लासेस बनाई हैं और फिर क्या बनाए हैं उसमें मेथड्स बनाए हैं, उनको कॉल कर रहे हो और उनको कॉल करने के बाद स्क्रिप्ट को क्या कर रहे हो तुम, ऑटोमेट कर रहे हो ना। ये सब लोग किए हो ना यार इतना तो, कि पेज वाइज क्लासेस बना के और उनको क्या किए हो, टेस्ट केसेस में हम क्या किए हैं, कॉल किए हैं। मान लो अच्छा इसमें क्या क्या है बता दें, इस स्क्रिप्ट में मेन चीज ही गायब है। अगर इस स्क्रिप्ट की हम बात करें तो इस स्क्रिप्ट से इसका, जिसे कहते हैं ना, इस शरीर से इसकी आत्मा ही क्या है, गायब है। ये क्या ऑटोमेट किए हो भाई, बोलो। टेस्ट केस ना, टेस्ट केस में क्या होता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को भाई मैच करते हो ना। टेस्ट करने का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से क्या करते हो, मैच करते हो। मैच करते हो तो चीज हो सकता है मैच करे, जो हो सकता है मिसमैच करे। मैच करे तो पास है, मिसमैच करे तो फेल है। इतना तो जानते हो सब लोग ना। अब जैसे इसमें देखो ये क्या किए हैं, मेथड कॉल किए हैं क्या, इज डिस्प्लेड। तो भाई इज डिस्प्लेड एक मेथड है, चलेगा, ट्रू या फॉल्स देगा, तुम तो स्टोर भी नहीं कर रहे हो। तो इस डिस्प्ले होना तुम्हारे लिए पास है कि डिस्प्ले होना तुम्हारे लिए फेल है। जैसे क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली, जैसे क्या लॉगिन करने के बाद इनका है कि क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली जो इमेज है, ये इमेज है ना यार, क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली जो इमेज है वो दिखनी चाहिए। इमेज है, कहाँ है क्रिएट कॉन्टैक्ट, तो टैग, उसका टैग img नहीं होगा, उसका टैग क्या होगा, स्मॉल a होगा। वो लिंक है, वो क्या है, लिंक है। स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो प्लस वाली बटन के लिए पहले कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तब तो, ऐसे तो है थोड़ी ना है भैया, पहले कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट पे जाओगे तब प्लस पे क्लिक करोगे, पहले प्लस पे क्लिक कर दोगे बाद में कॉन्टैक्ट पे जाओगे ना। कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ये गलत ऑटोमेट की, इसका परिणाम दिखेगा। चला दोगे फेल हो जाएगा, ये चला दोगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वो लॉगिन करने के बाद क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली इमेज ढूंढेगा, वो तो दिखाई नहीं देगी, वो तो है कहाँ, अंदर। तो यही क्या आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ जाएगी, स्क्रिप्ट बंद हो जाएगी और क्या आ जाएगा, फेल दिखाएगा। एक्सेप्शन आती है या एरर आती है तो क्या दिखाता है, फेल दिखाता है। तब और बताओ, अच्छा एक गलती और है कि तुम क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहे हो तब देख रहे हो कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। पहले देखना चाहिए डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, तब क्लिक करना चाहिए। पता चला क्लिक कर दिया कहीं और पहुंच गया तो कहां से डिस्प्ले होगा। तो ये भी लॉजिक गलत है कि नहीं है। अगर मान लो, चलो हम करते हैं, और इस तरह से कहा, वो नहीं बताएं पेज फैक्ट्री कहाँ है वो, इसमें क्यों नहीं है, इसमें भी तो वही पेज वाइज जो क्लासेस हैं। हाँ ऐसे होने तो चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए। थोड़ा घाच पाँच है, थोड़ा सही करो इसको। हम सबसे बोले हैं ना, सबके पास अपनी एक परफेक्ट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं, पहले ये बताओ कहाँ गया भाई ये। चलो ऑटोमेट कर रहे थे ना, ये करने की ज़रूरत अब नहीं है, ये सब तो वहीं से आएगा ना यार। चलो हटाते हैं ये सब, पूरा कोड लो जी, सही से कोड करो। अब क्या करोगे, लॉगिन के बाद किसका करोगे, होम पेज का। क्या करोगे फिर, न्यू होम पेज, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजे, होम पेज, इसका नाम रख दो क्या, होम पेज वेरिएबल का नाम। अब लिखो होम पेज डॉट क्या है, नहीं भाई तो बनाए हो, नहीं बनाए, हाँ बनाए तो गो टू, एक मेथड बनाए हैं कौन सा, ये गो टू कॉन्टैक्ट्स। ये मेथड कॉल करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, ना कॉन्टैक्ट पेज पे। अब ये लिखेंगे न्यू, अगर कॉन्टैक्ट पेज के लिए क्लास बनाए होंगे, नहीं है कॉन्टैक्ट पेज है ना,
स्पेलिंग गलत लिखे हैं, कंटेंट कुछ गलत, देखो स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इसको सही कर दे तब। फिनिश न्यू कॉन्टैक्ट पेज, और कॉन्टैक्ट पेज को एक वेरिएबल में रख दें, नाम कुछ भी रख दें, क्या रख दिया, cp डॉट क्लिक क्रिएट। कहाँ देखो ऐसे ऐसे ऑटोमेट करना है ना, इस तरह से ऑटोमेट करना है। लेकिन कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंचने के बाद हम क्रिएट कॉन्टैक्ट प्लस बटन पे क्या करना है, हमें क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मान लो हमको वेरीफाई करना है, चलो इसी एक टेस्ट केस को चलाते हैं। वैसे अभी ये चलेगा नहीं, इसमें बहुत घाच पाच कर दिए हैं ना हम, सभी सब हटा दें ये सब, चलो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसको चलाओ, और भाई वो टेस्टनजी वाले आंसर्स भी लिखने हैं। क्या है भाई, ये देखो, अच्छा ये पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर कहाँ से आता, @ पैरामीटर से आता ना, भूलो मत भाई, एकदम याद करो, लिखो यार आज उसको। टेस्टनजी एकदम पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, और सोचो इससे अच्छा क्या मिलेगा, 10 क्वेश्चन मिले हैं, उसमें 3 क्या है, फिक्स है। क्या है भाई, अच्छा पैरामीटर, ओहो हम तो बहुत सेटिंग कर दिए थे इसमें ना यार। जब पैरामीटर दे दोगे तो मजबूरी हो जाएगी कहाँ से चलाना, XML से, तब चलाना कहाँ से पड़ेगा, क्या करें फिर यार। देखो इसको सेट करके आपको सही से चलाना है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो। इसको बैठो भाई, आप लोग 10 से 12 डिस्कशन करो, 12:30 तक, 12:30 से 1:30 बजे तक क्या करो, 1:30 बजे तक मेरी क्लास करो। इसके बाद 3-4 बजे तक बैठ के जो डाउट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको सही से अपना सेट करो। तुम्हारा तो पहले पूरा एक फ्रेमवर्क प्रॉपर सेट होना चाहिए, जिसमें सारे फीचर्स कायदे से लिखो, जैसे मन तैसे चला ले रहे हो, ठीक है। हम एक चलाना चाह रहे थे इसलिए, लेकिन अब चलो हम रहने दो भाई, कोई रास्ता नहीं। जैसे चलो ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है, प्लस बटन में पहुंच गए। प्लस बटन में पहुंचने के बाद वीटाइगर कहाँ है, क्या यूजर नेम पासवर्ड है भाई, इसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट्स पे मेरा कोड क्या करेगा, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देगा। इतना भी कोड लिखा है, इसके बाद हमने क्या कोड लिखा है, प्लस बटन वाला भी लिख दिया है, तो फिर क्या करेगा, प्लस पे क्लिक कर देगा। अब बहुत घाट पास नहीं रहे चलेगा, एक के 2 टेस्ट के साथ क्रिएट करो, 2 ही क्लास बनाओ, 2 ही 3 टेस्ट केस पर पेज वाइज क्लासेस सेट करके प्रॉपर बनाओ कि चला सको, जिससे वहाँ XML से चलाना हो, पैरामीटर वीटर सब भेजो, पैरामीटर वीटर सब भेजो। लेकिन ये रहे कि हाँ 2 वो परफेक्ट रहे, रिपोर्टिंग, पैरामीटर, पैरेलल सब लगा है उसमें, जैसे मन करता है वैसे जाके XML से इधर उधर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं और चला देते हैं, मेरा चल रहा है। और डिबग करना है तो पता ही, ब्रेक पॉइंट लगा दोगे, और डिबग वही XML को रन एज के बजाय क्या करना, डिबग एज करना, तो जाके ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा। मान लो इसके बाद हमको ये वेरीफाई करना है कि ये आ रहा है या नहीं, हमें इसका इस एलिमेंट को वेरीफाई करना है। ये किस पेज पे है, क्रिएट कॉन्टैक्ट पे, और ये कौन सा है, क्रिएट कॉन्टैक्ट पे। तो तुमको पता है हमने एक क्या बनाया है, कॉन्टैक्ट पेज, और वो अगला वाला पेज कौन सा था, क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज था। चाहो तो अलग से क्लास में बनाओ क्रिएट, भाई हमने क्या बताया, पेज वाइज क्लासेस है ना, तो एक क्लास चलो और बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या, न्यू
क्लास क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज। लो जी, इसके अंदर बना देते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट बना देते हैं कुछ ऐसा, पब्लिक क्या वेब एलिमेंट, और लिख देते हैं कॉन्टैक्ट क्या हेडर। ठीक है, हेडर बस। लो जी, ऐसे ना, ऐसे करते हो कुछ और करते हो? ऐसे एलिमेंट बनाते हो ना भाई, ऊपर लिखते हो @ भाई, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हो। और याद रखना, सबसे अच्छा तरीका, एक टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, अगला पिछला सब पढ़ा हुआ क्या हो जाता है, सब रिकॉल हो जाता है। समझ रहे हो? तो कभी इससे मत घबराना। और ये इसी एलिमेंट की बात कर रहे थे ना, हमको यही वेरीफाई करना है। जब प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो जो पेज खुलता है उसके हेडिंग क्या होनी चाहिए, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। यही तो टेस्टिंग है ना। ऐसा तो नहीं क्लिक प्लस बटन पे क्लिक कर रहा है, खुल रहा है क्रिएट लीड पेज, क्रिएट अकाउंट। भाई क्लिक कर रहे हैं जब प्लस बटन कॉन्टैक्ट पे, तो पेज कौन सा खुलना चाहिए? तो यही वेरीफाई करना है कि ये खुल रहा है कि नहीं, यहाँ क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। लो जी, इसको क्या करते हैं, देखो क्या है इसके पास भाई, स्पैन है, क्लास है और इनर टेक्स्ट है। क्लास से देखें, ट्राई मारें, Ctrl+F स्पैन क्या, सॉरी @ 1 बढ़िया, मिल गया मेरा एक्सपाथ। तो भाई यही एक्सपाथ लो और यहाँ पे लो, हो गया ना। बोलो, बढ़िया सब। अब कैसे यूज करोगे भाई? अच्छा, कहाँ गया ना, पेज फैक्ट्री छोड़ो, कहाँ गया मेरा? अच्छा हाँ, तुमको ये भी बताया ना, हर पेज क्लास के अंदर एक क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है ना। ये हमारी स्टाइल है, भूल तो नहीं गए? पब्लिक क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज, ये हो गया क्या, एक कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर भेजना होता है वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, याद है? और इसके बाद यहाँ लिखते हैं हाँ, ये लिखते हैं, पहले लिखते हैं पेज, ये भूलना मत भाई, लिखवाते हैं। अभी कल किसका इंटरव्यू था, बोल रहा था कि भैया कैसे मैनेज किए हो, तुम्हारा पेज फैक्ट्री कहाँ लिखते हो? तो बताया भैया कि कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में लिख देते हैं, और एक भेजना पड़ता है क्या, उसका ऑब्जेक्ट। तो WU.getDriver और दूसरा दिस, बस ना बस दिस, बस इतना ही भेजना होता है। इससे ये पेज इनिशियलाइज हो जाता है, इसके सारे एलिमेंट इनिशियलाइज हो जाते हैं। यही है ना, ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब तक ये नहीं चलती लाइन, तब तक ये सब एकदम मुर्दा है। ये एलिमेंट तभी जिंदा होगा जब ये पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने का काम है इसी का। चलो भाई, अब यूज करके दिखाते हैं कैसे यूज करें। यहीं से, अच्छा यहीं पहले, चलो यहीं से करते हैं। लिख दें न्यू कॉन्टैक्ट पेज, वेब यूटिल का भेजा क्या, ऑब्जेक्ट, नाम रखा CCP। अच्छा, CCP के अंदर क्या है, एक वेरिएबल, यही वे एलिमेंट है ना। क्या करें भाई, देखो भाई, इसलिए कर रहे हैं, इसमें थोड़ा हाथ चलाना आज सब लोग। वेब, सॉरी वेब यूटिल है मेरे पास, है ना, WU नाम रखे हो, WU डॉट, हम क्या लिखे, अच्छा मेरे पास मेथड भी तो है कि नहीं, वेरीफाई। क्या है, वेरीफाई इनेबल्ड, वेरीफाई, ये वेरीफाई मेथड बनाए हो ना क्या, इनर टेक्स्ट। पैरामीटर में क्या भेजते हो, वेब एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट का नाम, तीसरा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, एक्चुअल वो खुद ही निकाल के मैच करके बताता है ना।
याद है सबको? भूल गए हो? याद है ना? वही इफ एल्स वाला कोड है, हमने मेथड में डाल दिया, क्यों बार बार 8 लाइन लिखे? ऑन द रिपोर्टिंग भी डाल दी होगी। चल भाई, ये हो गया। वेब एलिमेंट भेजना है, एलिमेंट का वेब एलिमेंट कहाँ है भाई? अच्छा ये बताओ, जो एलिमेंट क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज के हैं वो कहाँ रख रहे हो? बोलो। वो भाई उसी पेज क्लास में रख रहे हो। जो उस पे काम करना है वो भी कहाँ रख रहे हो? उसी पेज क्लास में। तो जो उस पेज पे टेस्ट करना है वो भी कहाँ रखेंगे हम? उसी पेज पे। तो हम यही एक मेथड बना देते हैं, क्या? पब्लिक वाइड और वेरीफाई कॉन्टैक्ट हेडर, ये मेथड बनाए। और इस मेथड के अंदर तुमको पता है ना, इन पेज वाइज मेथड्स को वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं क्या? वेब यूटिल। और नाम कर रख दें क्या? WU। और लिख दिया दिस डॉट WU बराबर W। अब इससे ये WU इस पेज में उसको क्या बना दो? हम तो कहेंगे बना दो क्या? प्राइवेट। अंदर ही तो यूज करना है। अब आ जाते हैं भाई, यही वाला मेथड कॉल करें क्या? CCP डॉट, कौन सा मेथड था? वेरीफाई कॉन्टैक्ट हेडर ना। अंदर क्या कोड लिखा है? अंदर कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है WU डॉट वेरीफाई इनर टेक्स्ट, वेब एलिमेंट यही कॉन्टैक्ट हेडर, एलिमेंट नेम हम लिख देते हैं क्या? कॉन्टैक्ट हेडर। और तीसरा क्या था भाई? वो एक्सपेक्टेड क्या था? क्रिएटिंग न्यू। देख लो भैया अपना एक्चुअल क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है? क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट। बस अब इससे क्या हो जाएगा? अब है ऑटोमेशन असली। तुम्हारे स्क्रिप्ट का क्या मतलब जब कोई टेस्टिंग ही ना करे वो कुछ, तो बिना वेरीफाई वाले मेथड्स के अगर तुम कुछ भी टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो तुम्हारा ऑटोमेशन क्या कर रहा है? जाता है पेज घूम के चला आता है। उसका काम था पेज जाके वहां टेस्टिंग करके बताना कि बस घूमना। तो जब तक वेरीफाई वाला मेथड नहीं कॉल होगा तब तक कैसे होगा? समझ गए कैसे करना है? ये भी अपने में भैया ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, एक ही 2 टेस्ट केस ऑटोमेट करो, लेकिन तरीके से कर लो, सब याद आ जाएगा। अभी थोड़े गधा खेत खाया है, अभी बहुत खेत बचा है ना। तो चलो ये बन गया। अब लेकिन ये देखते हैं अंदर क्या कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? गेट इनर टेक्स्ट से एक्चुअल निकाल रहा है, एक्चुअल को एक्सपेक्टेड से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इसके बाद वो फिर पास या फेल क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? सब बढ़िया सही, एकदम सही ऑटोमेट किया गया है भैया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन एक छोटी सी अभी भी कमी दिख रही, और वो कमी क्या, किस बात की है? मान लो वेरीफाई कॉन्टैक्ट हेडर है, एक्सपेक्टेड हमने भेजा है क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट। अब क्या होगा? एक्सपेक्टेड ये आएगा, एक्चुअल में जब निकालेगा एप्लीकेशन से तो क्या पाएगा? क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट। दोनों को मैच करेगा तो पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा ना। और ये तुम देख रहे हो तुम्हारे पास एक्सटेंड रिपोर्ट वाली तलवार है, हाँ, ये तो क्या करेगा? रिपोर्टिंग में वहां पे फेल दिखाएगा। देखे हो ना फिर पास में कैसा होता, हरा लाल। लेकिन फेल हो जाएगा ना, एक्सटेंड रिपोर्ट फेल बताएगा ना। लेकिन तुमने देखा है जब टेस्टनजी चलता है तो यहां भी रिपोर्ट आती है ना, एक्सटेंड रिपोर्ट तो तुम अलग से बनाए हो, लेकिन टेस्टनजी जब चलता है तो यहां भी रिपोर्ट देता है, नंबर 1 जगह। और नंबर 2 जगह भी याद करो यार, इसकी याद करो। हाँ बिल्कुल, आपके फ्रेम उसमें प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट डैश आउटपुट नाम का एक फोल्डर बनता है यार, भूल गए? ये देखो, इसी के अंदर ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट
HTML, और इस पे दिखती है आपको अपनी रिपोर्ट ना। तो जानते हो टेस्ट केस में तुम्हारा फेल हुआ कि पास हुआ? फेल हुआ ना, लेकिन ये कहेगा पास है। यहां भी पास बताएगा, हरा हरा दिखाएगा, और यहां भी क्या दिखाएगा? पास दिखाएगा, हरा हरा दिखाएगा। तो वो तो जब एक्सटेंट रिपोर्ट खोलोगे तब समझ में आएगा, हो ये तो क्या है, फेल है। जबकि होना ये चाहिए ना यार, यहां भी तो फेल दिखाए। तो तुम पूछ रहे हो टेस्ट एनजी से क्यों नहीं भैया दिखा रहे हो, तब टेस्ट एनजी बोल रहा है कि मेरी स्टाइल में जब मेरे तरीके से वो करोगे, चीज़ों को मैच करोगे, मेरे तरीके से मैच करोगे और तब मिसमैच होगा, तब हम फेल बताएंगे। समझ रहे हो? जब मेरे तरीके से करोगे, तुम कहोगे अरे हम किए तो हैं ई फेल से, वो कहेगा हम तुम्हारा ई फेल्स नहीं मानते, हम तुम्हारा एक्सटेंट रिपोर्ट जानते ही नहीं क्या होता है। हाँ, मतलब इसके लिए टेस्ट एनजी कहता है कि अगर भैया चाहते हो कि हम भी सही सही बताएं पास है कि फेल है, तो टेस्ट एनजी कहता है जी ऐसे नहीं करना है। टेस्ट एनजी दो चीज़ों, टेस्ट एनजी अगर कोई चीज़ पास फेल कब बताता है मालूम? जैसे ये देखो, अच्छा ये टेस्ट केस है ना, ये चलाओ चलेगा, ये चलाओ क्या होगा, चलेगा, चलाओ। अच्छा ये भी नौटंकी करेगा क्या? हाँ नौटंकी बिफोर वाला है ना। चलो एक काम करें, तुमको ये दिखाते हैं, कहीं एक नई क्लास बना लेते हैं। भैया इसको सही करो, सब लोग बैठ के लैपटॉप पे एक सही करो, समझ लो, दो तीन लोग बैठ के समझाओ, समझ के एक फाइनल कॉपी बना लो जिसमें सब कुछ रहे और शेयर कर लो आपस में, कुछ भी कर लो, ठीक है। मान लो एक ऐसी क्लास बना दे तुमको दिखाने के लिए, ये लो एक, ये तो ऐसे ही दिखा रहे हैं बस चलाने के लिए, ठीक है। पब्लिक वाइड टेस्ट 1 @ क्या लिखते हो, टेस्ट। क्या हो गया भाई इसको? अच्छा टेस्ट यही नाम भी रख दिए हो ना, इसलिए कह रहा, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट केस। देखो अब इस टेस्ट एनजी का, चलो तुम्हारे सामने है, कम से कम 2-3 टेस्ट बना दिए, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। और भाई इन तीनों को कर देते हैं रन। कुछ तो लिखा नहीं है, कुछ तो लिखा नहीं है, तीनों चल गए, कुछ था नहीं। और टेस्ट एनजी कहता ही है अगर न कोई एक्सेप्शन है न कोई एरर तो चीज क्या है, पास है। ये देखो तीनों क्या दिख रहे हैं, पास। और वहां भी जाके देखोगे टेस्ट आउटपुट में पास, ठीक, सब बढ़िया दिख रहा है। तुम कहोगे सर जी कुछ लिखे ही नहीं हो, चलो लिखते भी हैं। अब यही हम लिख देते हैं, मान लो इंट a बराबर 100, इंट b बराबर कुछ भी 100-200 जो भी लिखना है लिख दो, और फिर लिखें इफ a = b, तब क्या, पास, एल्स फेल्ड। अब चलाते हैं, ये तो फेल होगा ना, रनाल करो। तो संजय कह भैया तुम्हारा ई फेल्स, तुम्हारा एक्सटेंट हम मानते ही नहीं है। क्या हम जानते ही नहीं तो माने क्या बेचारा, वो कह रहा है हम जानते ही नहीं, तुम लोग हो कौन, तो हम माने कहाँ से तुम लोगों को, है ना। देख रहे हो पास, जबकि हो रहा है फेल। टेस्ट एनजी ऐसे ही करता है कि फेल रहेगा तब भी क्या बताता है, पास। तो टेस्ट एनजी कहता है पहली बात तो ये नौटंकी जो कर रहे हो ऐसे करोगे तो हम पास ही बताएंगे। अगर तुम्हें सही चीज चाहिए तो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है assert। क्या नाम है, assert। ये वाली org.testng assert कहता है हमको इसको यूज करके करोगे पास फेल। अब देखो अच्छे दिखाते हैं, assert क्या है, क्लास।
इसके अंदर डॉट लगाओ तो ढेर सारे हैं मेथड्स। तुम्हें क्या मैच करना है, ए और बी को ना। अब इसका एक मेथड है जिसका नाम है, एसर्ट इक्वल्स नाम से बहुत मेथड दिख रहे हैं ना, सब ओवरलोडेड हैं। सब क्या है, ओवरलोडेड है। और तुमको तो तुम्हारे पास तो 2 नंबर है ना, तो इंट वाला कॉल करो, इंट वाला भी इसी में है, होगा कहीं। एसर्ट इक्वल्स कितने हैं देखो, 35-40 तो बनाए एक ही नाम का मेथड। बस पैरामीटर क्या है, चेंज है कि 2 नंबर भी भेज लो, 2 स्ट्रिंग भेज लो, 2 एरे भेज लो, 2 ऑब्जेक्ट भेज लो, 2 डबल भेज लो, सब जुगाड़ बना रखा है। इसलिए कितने मेथड बन गए हैं, कम से कम 40 तो। कहाँ 2 दिख रहा है भाई, देखो सबका नाम क्या है, एसर्ट इक्वल्स ही तो है। ओवरलोडेड हैं, लेकिन याद ध्यान से देखना, किसी में भी पैरामीटर मैच नहीं करेगा। 40 के 40 का पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है। तो एसर्ट इक्वल्स, तुम देखो तुम्हें क्या मैच करना है, हमें तो नंबर करना है ना। अब बताओ तुम्हारे लिए एक्चुअल क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है। मान लो तुम्हारा एक्चुअल बी है और एक्सपेक्टेड क्या है, ए। तो पहले एक्चुअल भेजते हैं और बाद में एक्सपेक्टेड। अब एसर्ट इक्वल्स ये मेथड कहता है तुम इफ एल्स मत लगाओ, अंदर हम इफ एल्स लगाए हुए हैं, हम ही मैच कर लेंगे। और अब मैच भी हो सकता है, मिसमैच भी। अब मिसमैच होगा तो अब टेस्टन जी बोलेगा क्या, फेल है। अब रन करो, आ गया ना नीले रंग से, बोल रहा है ना फेल है। और अरे डिटेल भी देगा, कह रहा है सर्सन एरर है, कहेगा एक्सपेक्टेड क्या था 100 था, और फाउंड मतलब एक्चुअल मिला क्या 200, तो मैच तो किया नहीं, इसलिए क्या है, फेल है। और लाइन का नंबर ही बताएगा, टेस्ट 1 की लाइन नंबर 13, यही ना। और जाके उसको देखो, यहाँ भी क्या आ गया, ये भाई फेल है, ये 2 लोग पास हैं। जो पास होते हैं उनकी डिटेल नहीं देता, कहता जब वो पास है तो क्या इसमें फालतू लिखें। लेकिन जो फेल होता है उसकी डिटेल, उसकी एक्सेप्शन बताएगा, जो आई है एरर आई है, और एक्सपेक्टेड बताएगा क्या है, और एक्चुअल क्या है। अब समझ में आया, ऐसे करोगे तब बताएगा कि कोई चीज पास है कि कोई चीज फेल है। क्लियर है। जरा कुछ और लिखते हैं, यहाँ क्या है, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा टेस्ट केस। इसमें है स्ट्रिंग नेम 1 इक्वल टू सपोज करो राम, स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल टू भी है, सपोज करो क्या, राम, ठीक। अब एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, और देखो पहले एक्चुअल बाद में एक्सपेक्टेड। तुम्हारे लिए एक्चुअल कौन है, नेम 2 या नेम 1, तुम डिसाइड कर लो अपना। हेलो, हाँ भाई, जो तुम्हारा एक्चुअल हो वो पहला पैरामीटर, जो एक्सपेक्टेड हो वो दूसरा। मान लो तुम्हारा एक्चुअल नेम 2 है, एक्सपेक्टेड नेम 1 है, भेज दिया ऐसे, तो ये क्या होगा, पास होगा। हेलो, 15 मिनट 20 मिनट, ठीक। ये बोलो क्या होगा भाई, पास होगा। और अच्छा, और यहाँ देखो राहुल लिखा है, और देखते हैं, चलो एक ऐसे ही और एक्सेप्ट, यही कोड वाला लिख दें, तो ये भी क्या होगा, पास ही होगा ना। अब रन करके देखते हैं, रिपोर्ट ध्यान से देखो, तभी इसका तुम समझ पाओगे कि आखिर ये बिहेव, क्योंकि तुम बनाए नहीं हो। टेक्शन जी बनाया है ना, एक फेल हुआ है, 2 पास हुए हैं। यहां भी दिखेगा, एक फेल 2 पास, तीनों में एसर्शन थे। एक का एसर्शन
फेल हुआ है, 2 के असर्शन क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो फेल वाले की डिटेल आई है, लेकिन पास वालों की कोई डिटेल नहीं आती। ये याद रखना, टेस्टंजी पास वालों की कोई डिटेल नहीं देता। क्लिक किए, सेंड कीज किए, ये डिटेल भी नहीं देता। जो पास रहेंगे नाम लिख देगा, हरा कर देगा, अंदर जाओगे खाली दिखाई देगा। जो फेल होगा वो लाल होगा और उसमें उसकी डिटेल होगी, भैया फेल क्यों हुआ। आखिर फेल ही तो देखते हैं हम लोग, पास की तरफ हम लोग ताकते भी नहीं। बताओ, तुम्हें गाड़ी कोई बनवाने आए, जो पार्ट गड़बड़ होगा वही चेक करोगे कि उसका पहिया खोलने लगोगे? कहेगा भाई हाथ जोड़ रहे तुम्हारा है कि तो हम तुमको दिए हैं क्या करने के लिए, कि भैया हम बता रहे हैं गियर नहीं काम कर रहा है तो तुम पहिए ही खोलने लगने शुरू कर दिए। तो वैसे सेम वो भी देखो, जो चीज़ पास चल रही है उसकी डिटेल की क्या जरूरत है। तो टेस्टंजी देता भी नहीं है। टेस्टंजी सिर्फ जो एक्सेप्शन आती है उसकी डिटेल देता है, और ये जो असर्शन की एरर आती है एक्सेप्शन की भी देता है। जैसे ये देखो, मान लो इसी में एक एक्सेप्शन आ जाए किसी भी वजह से, जैसे इंट a बराबर 1/0 आएगी ना, हाँ अरिथमेटिक आएगी ना, तो भाई एक्सेप्शन आएगी ना, तो इसकी डिटेल भी भाई एक्सेप्शन की डिटेल आती है सिर्फ, और एरर की, बाकी कोई डिटेल आती नहीं। समझ में आया अच्छे से? और एक चीज़ अब समझना, बहुत जरूरी चीज़, जब पहला टेस्ट केस चला तो कौन सा असर्शन फेल, किस लाइन पे फेल हुआ? लाइन नंबर 13 फेल हो गया कि नहीं हो गया? और जब 13 पे फेल असर्शन आया, फिर एरर आ गई, फेल हो गया, तो 13 के बाद भैया 14 नहीं चलेगी, ये टेस्ट केस में आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब जैसे ये टेस्ट केस चलना शुरू हुआ, आया लाइन नंबर 13 चलाया, यहां आ गई क्या, यहां एक्सेप्शन नहीं आएगी, यहां आएगी क्या, एरर। तो जैसे ही यहां आई क्या, एरर, वैसे ही इस टेस्ट केस को यहीं छोड़ेगा, लाइन नंबर 13 पे ही क्या करेगा, स्किप न बोलो, छोड़, फेल बता के छोड़ेगा और कूद जाएगा कहां, दूसरे टेस्ट केस में। जब भी कोई असर्शन फेल होता है उसके बाद कोड आगे बढ़ता नहीं है। कोई एक्सेप्शन आएगा तब भी कोड आगे बढ़ेगा नहीं। वैसे ही कोई असर्शन फेल होगा, एरर जिसको एरर बोलते हैं, जब कोई एरर भी आएगी तब भी कोड आगे बढ़ेगा नहीं। इसीलिए इस असर्ट का एक नाम और है, लोग बोलते हैं प्यार से इसको क्या, हार्ड असर्ट। हार्ड का मतलब कहता है कि जब हम फेल हो गए तब बस खत्म करो कहानी, अब मैच नहीं होगा। हम आउट हो गए हैं, अब आगे मैच नहीं होगा, बंद करो, वही हाँ हटाओ, अब दूसरा मैच चालू करो, हम तो आउट हो गए। तो वही इसका, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ड असर्ट बोला जाता है, क्योंकि ये फेल सब खत्म, मतलब सब खत्म, पूरी दुनिया नहीं खत्म हो गई, हाँ, लेकिन ये टेस्ट केस की कहानी खत्म, अब अगले टेस्ट केस पे कूद जाएगा, उसको चलाए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? और तुम्हें ये भी पता है, अच्छा जब टेस्ट 2 चलेगा, चला, तो इसमें भी क्या आई, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के बारे में तो जानते हैं, जब एक्सेप्शन आ जाता है तो आगे की कोड चलता नहीं है, तो ये भी आगे का चलेगा नहीं। और तीसरे में तो पास हो रहा है, रन किए होगे तो रिपोर्ट आई हो, नहीं रन हुआ, चलो रन करें। 2 फेल दिखाएगा और 1 पास दिखाएगा। एक में असर्शन की एरर है, एक में एक्सेप्शन है, और एक क्या है, पास। तो पास की कोई डिटेल ही नहीं। अब समझ में आया, कुछ पकड़ में आई ये बात? तो भाई ये हो गया हार्ड असर्ट। हार्ड असर्ट भी समझ में आ गया, और टेस्टंजी इसी को अपना मानता है। अगर इसके थ्रू कुछ चलेगा, पास फेल होगा, तब मानेगा कि हाँ यार पास या फेल हुआ है। हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं मानेगा भाई। हाँ भाई, ये हाँ ये टेस्टंजी का तरीका अपनाओगे तभी वो समझ पाएगा। तो
हार्ड एसर्ट क्या हो गया, एसर्ट क्लियर हुआ, और ये भी पता है एसर्ट फेल होगा तो यहाँ से जंप मारेगा और कहाँ चला जाएगा, दूसरे टेस्ट केस पे, ये भी पता चल गया। फेल होगा तो डिटेल देगा, पास होगा तो कोई डिटेल नहीं देगा, ये भी पता चल गया, है ना। तो अब एक चीज और थोड़ी सी जानो, छोटी सी, इसी को बोलते हैं क्या, हार्ड एसर्ट। कई बार हम ये चाहते हैं कि एरर आ जाए, एसर्शन फेल हो जाए, तब भी वो टेस्ट केस आगे बढ़े ना। कभी कभी हम ऐसा भी चाहते हैं, आगे समझाएंगे ऐसा क्यों चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वही आदमी का मन ही तो है, चाहता है कि क्या फेल हो जाए, मतलब वही आउट हो गए तब भी मैच आगे चले। हाँ, हम आउट हो गए बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आउट हो गए, भैया बंद करो, हाँ हाँ अब मैच नहीं होगा। दो बातें होती है कि नहीं होती है। तो ये तो पहली बात हो गई कि ये गड़बड़ हो गया तो बंद करो, इसको अगला मैच चालू करो, अगला टेस्ट केस चलाओ। लेकिन अब एक क्लास है जावा, उसमें टेस्ट-ng की, जिसका नाम है सॉफ्ट एसर्ट। कितना अच्छा नाम रखा है, सॉफ्ट एसर्ट। हाँ, इसकी क्वालिटी क्या है, अब देखो इसकी क्वालिटी ये है, सॉफ्ट एसर्ट क्लास का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट, उसको एक वेरिएबल में हमने रख दिया, उसका नाम रख दिया ऐसे मान लो। अब ऐसे डॉट करेंगे, इसका भी मेथड है वही, एसर्ट इक्वल्स, यहां भी भेज सकते हैं वही बी और ए, यहां भी चीज मैच भी हो सकती है और मिस मैच भी हो सकती है भाई, मैच करने पे। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये फेल हो जाएगा ना यहाँ भाई। देखो बी में क्या है, 200 है, ए में क्या है 100 है। एसर्ट इक्वल का काम दोनों को मैच करना, इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल नहीं है ना भाई, फेल होगा ना। बावजूद इसके कोड आगे बढ़ेगा। हाँ, राहुल प्रिंट होगा, चला के देखते हैं, चलो। देखो टेस्ट 1 पास बता रहा है, टेस्ट 1 देखो, पहले देखो राहुल प्रिंट हुआ कि नहीं, पहले तो ये देखते हैं। विंडो में जाओ, शो व्यू में, कंसोल में, राहुल प्रिंट हुआ, मतलब कोड आगे बढ़ा, एक्सेप्शन आने, एसर्शन फेल होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट एसर्ट है। कितना अच्छा नाम रखा है, सॉफ्ट एसर्ट, कि फेल हो जाए तब भी बात आगे चलेगी, टेस्ट केस आगे, वो टेस्ट केस आगे के स्टेप्स को अपने चलाएगा। क्लियर है? लेकिन इसी से एक छोटी सी समस्या और पैदा हो जाती है। क्या यार, जब रिजल्ट हम यहाँ देखते हैं तो यहीं से हमको हरा लाल दिख जाता, हरा और नीला दिख जाता है ना। जब चीज़ हरी रहती है तो हम क्या मानते हैं, पास है ना। तो ये तो हमको पास दिख रहा है, लेकिन हुआ तो फेल है ना। गलती है, फेल हुई, लेकिन हरा हरा दिख रहा है, हम ध्यान ही नहीं दिए। ध्यान से सोचो, बोलो। तो भैया ये सॉफ्ट एसर्ट अच्छी बात है। हम मान लो 500 टेस्ट केस चलाए हैं, अब 500 में 20 में हम सॉफ्ट एसर्ट भी लगाए थे, किसी 20 में वो भी चले, वो फेल हुए, लेकिन वो हरे हरे दिख रहे हैं, तो हमारे लिए तो सब हरा हरा, अरे पास है पास है, जबकि उनमें गड़बड़ था। तो ये तो गड़बड़ बात है कि नहीं। तो बस भाई अब तो कहेंगे सॉफ्ट एसर्ट में हाथ जोड़ लो कि भाई तुम चलोगे भी, फेल भी होगे तो कह दोगे क्या है, अरे सब सही है, सही है, जाओ। हाँ, जाके क्लाइंट को बोल दो सब सही है। अब बाद में क्लाइंट देखे कहेगा अरे ये भी गलत है, वो भी गलत है ना। तो हम चाहते क्या है, हम चाहते देखो ये हैं, ध्यान से समझना, हम चाहते इसलिए ऐसा है कि फेल हो फिर भी आगे बढ़े, लेकिन पास भी न दिखाए। फेल हुआ है ना यार, चलो आगे तो बढ़ जा रहे हो, सॉफ्ट हो, लेकिन फेल तो मत दिखाओ, पास तो मत दिखाओ भाई। तो इसके लिए एक दवा है, लास्ट में मेथड की लास्ट लाइन में हम ऐसा लिखते हैं, ऐसे डॉट, ठीक है, एसर्ट ऑल। जब ये चलता है तो इस चलने के दौरान कोई भी सॉफ्ट एसर्ट फेल हुआ होगा तो उसको वो समझ जाएगा, आगे तो बढ़ेगा लेकिन कलर चेंज करके नीला कर देगा, मतलब मेरी नज़र उसके ऊपर फिर पड़ेगी। चलाएं,
इसलिए ये लाइन जरूर, जब भी सॉफ्ट एसर्ट यूज करते हैं तो अंतिम में ये लाइन जरूर डालते हैं, एसर्ट ऑल। देखो फेल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और राहुल भी प्रिंट हुआ होगा, मतलब आगे भी बढ़ा है, लेकिन फेल भी दिखा रहा है, और देखो भाई फेल की डिटेल भी बता रहा है। ये बेस्ट सोल्यूशन है ना, ये क्या है, बेस्ट है कि सॉफ्ट जब भी यूज करो तो ये नहीं करोगे तो सब मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तब तो हाँ फेल कोई बात बता देगा। क्लियर है, क्लियर है, ये एकदम बताएं कि नहीं, क्वेश्चन लिखवाएं कि नहीं टेस्ट में, ये नहीं लिखवाएं कि लिखवाएं, तो भैया एकदम लिख लो। ये अक्सर पूछे जाने वाला, जो जो इंटरव्यू देंगे पूछोगे तो कहेंगे 70% टाइम ये पूछा गया है सवाल, क्या सॉफ्ट एसर्ट वर्सेस हार्ड एसर्ट। व्हाट इज सॉफ्ट एसर्ट, तो तुम बताना तुरंत। हार्ड एसर्ट वो एसर्ट है जब वो मैच नहीं करता, जब वो एरर आती है तो टेस्ट केस को वहीं क्या करता है, ब्रेक करता है और अगले टेस्ट केस पे जंप करके चला जाता है। लेकिन सॉफ्ट एसर्ट जब फेल होता है फिर भी कोड आगे उस टेस्ट केस में बढ़ता है, ये लिख लेना। लेकिन वो पास बताता है, इसलिए लास्ट में हम ऐसे सॉफ्ट एसर्ट डॉट वही एक मेथड कॉल करते हैं, क्या, एसर्ट ऑल। अब लेकिन सवाल पैदा होता है यहाँ पे एक और, कि यार ये सवाल पैदा होता है कि तो हमें क्या यूज करना चाहिए, सॉफ्ट एसर्ट या, ये भी सवाल होता है। इसीलिए लिखना जवाब में ये भी वो सवाल ही पूछते ही हैं, ये भी पूछते हैं कि भाई तब हमें क्या यूज करना चाहिए या कब हम क्या यूज करना चाहिए। तो याद रखना, ये बताओ, जैसे तुमने अपना कोड लिखा है, कोड में एसर्शन लगा रखा है कि यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, इसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि होम पेज खुलना चाहिए, ये एसर्शन तुमने लगा रखा है। मान लो भाई एसर्शन फेल हो गया तो इसका क्या मतलब है, नहीं इसका क्या मतलब है, होम पेज नहीं आया। जब होम पेज नहीं आया तो आगे जो 20 लाइन लिखी है उसका मतलब है कुछ नहीं है ना। तो ऐसे वैलिडेशन जब वो फेल हो जाए और हो जाए जिससे कि आगे टेस्टिंग का मतलब या सेंस न बचे, तो ऐसे वैलिडेशंस को हम हमेशा कैसे करते हैं, हार्ड से। जैसे मान लो एक टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस में 10 चीज वैलिडेट करनी है, 10 चीज वेरीफाई करनी है। हमने देखा उन 10 चीजों में से 3 चीज हमको समझ में आई, अगर ये फेल हो जाए तो आगे कोड चलने का मतलब नहीं है 3 चीजों में, और 7 चीजें ऐसी मिली जो फेल हो जाए तब भी कोड पे आगे असर नहीं पड़ता। तो हम जानते हो क्या करेंगे, उन 3 को हम हार्ड एसर्ट से बनाएंगे। जब भाई जो चीज फेल हो जाए, आगे टेस्टिंग का मतलब नहीं है, तो आगे कोड चल के भी क्या करेगा, सॉफ्ट पे लगा दोगे तो आगे चलेगा ना। जब तुम्हारा होम पेज ही नहीं खुला है तो आगे कुछ होगा। तो ऐसा एसर्शन, ऐसा वैलिडेशन जब वो फेल हो जाए जिससे आगे टेस्टिंग का मतलब ना हो, तो उसको किससे मैनेज करना, हार्ड से। ऐसा वैलिडेशन जो फेल हो जाए फिर भी आगे टेस्टिंग का मतलब बचता है, तो वही क्या है, सॉफ्ट एसर्ट। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको भाई, एकदम बताना इंटरव्यू में, और ये लिख भी लेना भाई। मान लो यहां तुम किए क्या, बनाए और क्या किए, हाँ चलो ये किए, ये किए, ये किए, ये किए, जो भी करना था, और क्या किए, सेव बटन पे। तो कह रहा है वैलिड ईमेल डालो यार। भाई यही एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर लेना प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये, उसको सही से सेट करो। बहुत घंटे का काम नहीं है, घंटे 2 घंटे लग के बैठ जाओगे तो हो जाएगा। अब देखो हो गया। अब तुमको ये वेरीफाई करना है ना, इस पेज पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। एक टेस्ट केस ऑटोमेट करो जिसमें सब चीज़ वेरीफाई कर लो, एक का कर लो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो उस पेज पे जो डाले थे इस पेज पे आ रहा है कि नहीं, तो ये मैच करोगे ना कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। मान लो ये गलत आ रहा है लास्ट नेम,
तो क्या इससे टाइटल पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। जैसे होम पेज नहीं आया तो कांटेक्ट पे क्लिक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर लास्ट नेम मैच नहीं किया तो क्या टाइटल भी मैच नहीं करेगा? कर भी सकता है भाई। टाइटल अलग चीज है, लास्ट नेम अलग चीज है, कंपनी का नेम क्या है अलग है, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी ना है इनकी। वहां कॉन्टैक्ट की डिपेंडेंसी थी कि होम पेज खुलना चाहिए, या वो एसर्शन पास होगा तब कहीं जाके आगे चीज चल पाएगी। लेकिन यहाँ ये फेल हो जाए, इससे इस पे तो फर्क नहीं पड़ता, इस पे तो नहीं पड़ता। मान लो इस पेज पे 10 चीज वैलिडेट करनी थी, तो बेस्ट तरीका ये है कि इन 10 को सॉफ्ट एसर्ट से करो। हार्ड से करोगे तो क्या नुकसान होगा? मान लो एग्जीक्यूट ना एग्जीक्यूट हुआ, 10 वैलिडेशन थे, पहला पास हुआ, दूसरा फेल हुआ, तो वहीं बंद करके 8 और आगे के 8 टेस्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन सॉफ्ट लगाते तो सबको करता। और ये 10 आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी थोड़ी थी, ऐसा थोड़ी था ये नहीं चले तो हम भी नहीं चलेंगे, भैया ये मर गए तो हम भी जा रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ऐसी चीज जिनका जो इंडिपेंडेंट होती है, जिनके फेल होने से टेस्ट केस के आगे के स्टेप्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको किससे मैनेज करना चाहिए? सॉफ्ट से। और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनके फेल होने के बाद लगता है कि आगे टेस्टिंग करने का मतलब बचा ही नहीं, क्योंकि आगे के स्टेप अब चल नहीं पाएंगे, तो उसको मैनेज करना किससे? हार्ड से। ये लिख लेना, एकदम एग्जैक्टली पूछते हैं, व्हेन यू विल यूज हार्ड असर्ट एंड व्हेन यू विल यूज सॉफ्ट असर्ट। और एक चीज बता दें, इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं, कई बार बोलेंगे, ध्यान से सुनना, एसर्ट वर्सेस वेरीफाई। तुमसे ये पूछेंगे कि एसर्ट और वेरीफाई में अंतर बताओ, तुम कहोगे सर जी ये क्या होता है, तो इसी सॉफ्ट एसर्ट को लोग वेरीफाई भी बोलते हैं, बहुत लोग दुनिया में। अगर तुमसे बोल दें एसर्ट वर्सेस वेरीफाई, तो समझ जाना एसर्ट का मतलब क्या है, सॉफ्ट एसर्ट, सॉरी हार्ड एसर्ट, और वेरीफाई का मतलब क्या है, सॉफ्ट एसर्ट। तो सवाल दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एसर्ट वर्सेस वेरीफाई, या हार्ड एसर्ट वर्सेस सॉफ्ट एसर्ट, या एसर्ट वर्सेस सॉफ्ट एसर्ट। एसर्ट वर्सेस सॉफ्ट, एसर्ट का मतलब हार्ड ही है वो, और सॉफ्ट एसर्ट सॉफ्ट है, ठीक है। उसी को नाम ये भी दे देंगे, एसर्ट वर्सेस वेरीफाई। तो वेरीफाई का मतलब भी क्या है, उनका वो यही सुनना चाहते हैं कि तुम किसके बारे में बताओ, सॉफ्ट एसर्ट, ठीक है। और अच्छा, ये नाम क्यों लेते हैं दुनिया वाले? क्योंकि सेलेनियम ये बहुत पुराना है, 15-20 साल पहले। तो जो 15 से 20 साल पहले भी इसके पास सॉफ्ट और हार्ड का कंसेप्ट था, लेकिन तब नाम रखा था क्या, वेरीफाई। सॉफ्ट को वेरीफाई बोलता था, हार्ड को एसर्ट बोलता था। तो जो पुराने चावल हैं उनके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, क्या, एसर्ट और वेरीफाई। इसलिए पूछ सकते हैं कभी कभी ऐसे, ठीक है। अरे लो भाई, है नहीं, हम ही लोग पुराने चावल हो गए हैं अब, है ना, क्लियर है। तो अब ये समझ में आया, हार्ड कब यूज करना है, सॉफ्ट कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। और अब आ जाओ अपने फ्रेमवर्क में। भाई तुम कहोगे अब अपने फ्रेमवर्क की बात करें, अपने फ्रेमवर्क में तो हम ये किए थे क्या, इफ एल्स लगाए थे ना भैया, क्योंकि हम एक्सटेंट रिपोर्टिंग चाहते थे ना, एक्सटेंट चाहते थे ना। तो ऐसा थोड़ी ना इसी मेथड के अंदर यही लेनी, ये लेनी है भी डाल दो, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स एक्चुअल तुम्हारे पास है ही, और एक्सपेक्टेड भी तुम्हारे पास है ही। कुछ मतलब अब क्या करना है तुमको, अपने वेरीफाई वाले मेथड्स में जाके ये वाली लाइन क्या कर देनी है, जोड़ देनी, बस जोड़ते चले जाओ सब में, जैसे यहाँ पे भी जोड़ते चले जाओ। अब इसके पास दोनों गुण है, एक्सटेंट वाला भी और टेस्टेंजी वाला भी। तो हम लोग यही ट्रिक अपनाते हैं कि जो वेरीफाई वाला मेथड बनाते हैं उसमें इफ एल्स भी लगाते हैं, वो काम आ जाता है किसके, अरे वो आ जाता है एक्सटेंट रिपोर्टिंग के काम, और एसर्ट वाला काम आ जाता है किसको समझाने के लिए, टेस्टेंजी के, ठीक। और पहला पैरामीटर क्या, एक्चुअल, और दूसरा भाई क्या, एक्सपेक्टेड। कर डालोगे, बहुत बड़ा काम है नहीं ना। तो बस ऐसे ऐसे सब मेथड्स क्या कर डालो, अपडेट कर डालो।
जैसे यहाँ भी देखते हैं, ये इनेबल्ड वाला है। देखो मेथड कौन सा होता है, assert डॉट assert इक्वल्स। एक तो तरीका ये है भाई, हमारे लिए क्या होना, इनेबल वेरीफाई इनेबल कर रहे हैं ना, तो ईटी क्या होना, वो इज इनेबल्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इज इनेबल्ड मेरा ये एक्चुअल हो गया, और एक्सपेक्टेड क्या है, क्या होना चाहिए, ट्रू ना भाई। इनेबल है तो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए ना। इसमें भी तो ट्रू और फॉल्स ही आएगा, तो ऐसे लगा दो। वैसे एक चीज़ और दिखा दे तुमको, एसर्ट इक्वल्स मेथड देख लिए हो ना। एसर्ट इक्वल्स नाम के कितने मेथड थे, 40 तो थे ना। लेकिन एक मेथड और सब देखो, एक मेथड ये भी होता है, एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू, और डाल दो यहाँ पे क्या, इज इनेबल्ड। एसर्ट ट्रू जो मेथड होता है, इसमें एक्सपेक्टेड पहले से ही है, क्या है, ट्रू, और जो एक्चुअल है तुम भेज रहे हो। 3 मेथड याद रखना, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू, एसर्ट डॉट एसर्ट फॉल्स। जैसे तुम्हारा एक्सपेक्टेड अगर फॉल्स है ना, तो मेथड कौन सा कॉल करना, एसर्ट डॉट एसर्ट फॉल्स। भाई बस कर डालो, इतना तो कर डालोगे। और प्लीज एक टेस्ट केस ऑटोमेट करिए, जो है उसको ध्यान में रखते हुए, कंसेप्ट को चबा नहीं जाना है। जो जो कंसेप्ट सब सीखते जा रहे हैं, सभी एक ही स्क्रिप्ट में सब डाल दो ना। वैलिडेशन भी यूज कर लो, वो भी कर लो। और हम फिर कह रहे हैं हमेशा नहीं सबका वेट करो, जरूरी नहीं है कोई बहुत अच्छा ही हो, 4-6 लोग ऐसे ही मिल जाओ और डिस्कशन करो, और ये प्रोजेक्टर लगाओ, और धीरे धीरे बात करके एक आध आदमी तो ठीक ठाक मिल ही जाएगा साथ में। और इस चीज़ों को क्या कर दो, इसको सेट कर लो भाई। और एक काम बोल, अभी अब क्या हुआ, चलो ये हो गया क्या, एसर्शन। अब क्या बचा टेस्टन जी का, लिसनर्स और डेटा प्रोवाइडर। तो कल हम लोग देखेंगे क्या, लिसनर्स। कल लिसनर्स देखेंगे और कल ही खत्म कर देंगे। और कल डेटा प्रोवाइडर का बेसिक फॉर्म देखेंगे, ठीक है। बेसिक फॉर्म डेटा प्रोवाइडर का कैसा है, कि कैसे बेसिकली यूज होता है, कैसे उसको हम चेंज कर सकते। लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको सही से करके लाओगे, इसे बैठो करो रीज़न। आगे जो बताएंगे लिसनर्स यार, तो चलाने के लिए जब चीज़ सही से चलेगी तब तो दिखा पाएंगे कायदे से। जब चीज़ सही से चलेगी तब तो दिखाएंगे। वैसे लिसनर्स है, नाम सुनो लिसनर्स। वैसे ये बताओ टेस्टन जी, तुम्हारी कुछ सुनता है नहीं, अपने मन से चलता है ना। नोटेशन पे नोटेशन बता दिया है, ऐसे ऐसे करना है, लो करो, हाँ। और जैसा हो वो रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट कहाँ देता है, टेस्ट डैश आउटपुट में ना, कहाँ, प्रोजेक्ट के अंदर ना। तुम कहो कहीं और बनाओ, कहेगा ना हम तो वहीं बनाएंगे, हम यही नाम रखेंगे, अब हम ऐसे ही करेंगे। वो सुनता नहीं है। तो टेस्टन जी को सुनाने के लिए एक चीज बनाएगी, लिसनर। लिसन माने सुनना होता है ना, लिसनर्स। टेस्टन जी सुनता है उन्हीं लिसनर्स के सहारे। अब लिसनर्स के सहारे हम उसे कुछ बोल सकते हैं, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। कई लिसनर्स हैं, 3-4, कम से कम 4 लिसनर्स तो मेन है। आई रिट्राई एनालाइजर, आई टेस्ट लिसनर 2, आई रिपोर्टर 3, आई एनोटेशन ट्रांसफार्मर 4, और इन्वोकेशन काउंट भी बताया है ना आपको, बता दिया था कल ना भी भाई। एक टेस्ट केस को मल्टीपल, भाई यार काम करो, क्वेश्चन तो तुम लिख ही दो, ठीक है।